हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए वाई डू वी फॉल इल का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा चैप्टर कवर कर लें, जो कि हमारा रिमेनिंग चैप्टर है अब। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहाँ तक हमने स्किप करा था। देखते हैं हमने कहाँ पर स्किप करा था। देयर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। ओके, सो आज हम इससे आगे का कवर करेंगे। जितना देखते हैं हम कि हमारा कवर होता है या नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है फ्रेंड्स ये। देखते हैं कि हमारा इस वीडियो में कवर हो पाता है या नहीं। ओके, सो क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। अब हम ये वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। मतलब एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ हमारे जो हेल्थ है उन पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इफ़ेक्ट्स डालते हैं। एनी डिजीज़ दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सब पार्ट ऑफ द बॉडी विल इफ़ेक्ट अवर हेल्थ। मतलब कोई भी डिजीज़ हो जो कि हमारे इफेक्ट पे हमारी जो हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट करती है। मतलब जैसे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है वो पुअर फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी पे वो डिजीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। इसका मतलब ये है क्योंकि हर एक पार्ट को, बॉडी में जितने भी पार्ट हैं सबको हेल्दी रहने की ज़रूरत है। ओके, सो बट एन एक्यूट डिजीज़ विच इज़ ओवर वेरी सून। मतलब जो एक्यूट डिजीज होती है वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट्स इन द जनरल हेल्थ। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेजर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके हमारी हेल्थ पर। वाइल अ क्रॉनिक डिजीज़ विल डू सो। पर जबकि जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो ऐसा कर देती हैं क्योंकि उनके पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ अलॉन्ग 1 ईयर तक चलती हैं। एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब हम जैसे सोच लीजिए कि कफ और कोल्ड है जो कि हमें होता रहता है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो। हम में से कोई कोई तो हम में से बहुत ज़्यादा लोग एक वीक में ही बेटर हो जाते, बेटर फील करने लगते हैं एक्यूट डिजीज से। एंड देयर वाज नो लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। उसके बाद हमारे हेल्थ पे कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रॉनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स, then being ill over of the years does make us lose weight and feel tired all the time. मतलब लेकिन जब हम अपने क्रॉनिक डिजीज से सफ़र करते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई लंग्स के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत ही बुरी होती है। उसके लिए उसमें हमें या हमारा जो वेट होता है वो लूज़ होता रहता है और हमें हर टाइम टायर्ड मतलब थकान महसूस होती रहती है। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़। अगर हमें कोई एक्यूट डिजीज़ है तो हम 1-2 दिन के लिए स्कूल नहीं जाते हैं। बट अ क्रॉनिक डिजीज़ विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो वॉट इज़ बीइंग टॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस अवर एबिलिटी टू लर्न। मतलब बट जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो हम समझ ही नहीं पाते कि क्या चल रहा है हमारे स्कूल में, क्या पढ़ा रहे हैं टीचर्स, हमें कुछ समझ नहीं आता। और हमारी जो एबिलिटी होती है लर्न की वो भी बहुत रिड्यूस होने लगती है, बहुत कम होने लगती है। इन अदर वर्ड्स वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ इफ़ यू हैव अ क्रॉनिक डिजीज़। दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो हमें बहुत ही हमारी जो हेल्थ है वो बहुत पुअर हो जाती है जब हमें क्रॉनिक डिजीज़ होती है। क्रॉनिक डिजीज़ देयरफॉर हैव अ वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ कंपेयर टू एक्यूट डिजीज़। मतलब क्रॉनिक डिजीज़ का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा समय के लिए होता है। किसके कंपैरिजन में? एक्यूट डिजीज़ के कंपैरिजन में। डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट सॉरी causes of disease. दिस इज अवर कॉजेज ऑफ डिजीज। व्हाट कॉज डिजीज? डिजीज किससे होती है? व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेज। जब हम सोचते हैं कि हमें डिजीज़ किससे हुई है तो हमारे पास बहुत सारे कारण होते हैं कि हमें ये पता चलता है कि हमारी डिजीज़ किससे हुई है एक्चुअली में। लेट अस पुट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। If there is a baby suffering from loose motion, we can say that the cause of the loose motion is probably an infection. मतलब अगर एक बेबी लूज मोशन से सफ़र कर रहा है, मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको कोई इन्फेक्शन लग गया होगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि ये इन्फेक्शन आया कहाँ से। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम फ्रॉम अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर।
अगर हम सोचें कि जो इन्फेक्शन है पता नहीं कहाँ से आया है, ये हमारा आया है अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारा गंदा पानी वो यूज़ कर रहा होगा बेबी, उसको पीने से ये आया। सो बाय इज इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबी डिड नॉट। लेकिन ऐसा कैसे होता है, सभी गंदे पानी तो सभी पीते हैं, तो एक ही बेबी को क्यों हो जाता है और बेबी को क्यों नहीं होता? वन रीज़न माइट बी दैट इज बेबी इज़ नॉट हेल्दी एज अ रिजल्ट। एक रीज़न ये हो सकता है कि जो बेबी है जिसको लूज मोशन हुए हैं गंदे पानी पीने से, वो हेल्दी नहीं है। एज रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिच, वेयर एज हेल्थियर बेबीज वुड नॉट। मतलब जब ऐसे बेबीज़ को जब ऐसे बेबी जो ऐसे बेबीज़ है जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ये डिजीज़ को जल्दी कॉट कर लेते हैं इन कंपैरिजन ऑफ हेल्दी बेबीज़। जो हेल्दी बेबीज़ होते हैं उनको इतनी जल्दी बीमारियां नहीं लगती हैं, बट जो नॉन हेल्दी बेबीज़ हैं उनको बहुत जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। ओके, सो why is the baby not healthy? Perhaps because it is not well nourished and does not get enough food. क्या ये बेबी क्यों हेल्दी नहीं होते हैं? ऐसा हो सकता है कि जो मतलब उनको फूड मिल रहा हो वो उनके नरिशमेंट के लिए इनफ ना हो, बहुत कम उन्हें फूड मिल रहा हो। सो लैक ऑफ फूड नरिशमेंट बिकम्स अ सिंक कॉज ऑफ द डिजीज। मतलब फूड नरिशमेंट का लैक मतलब अच्छे से प्रॉपर खाना ना मिल पाना एक डिजीज़ होने का कारण है। फर्दर वाई इज़ द बेबी नॉट वेल nourished? Perhaps because इज अ फॉर्म हाउस और वेरी पुअर। मतलब सोचिए कि वो क्यों मतलब वेल नरिश्ड क्यों नहीं हो पाता है वो बेबी, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि उसके जो जिसमें वो फैमिली जिस फैमिली में वो पल रहा है वो फैमिली इतनी सफिशेंट ना हो, इतनी एबल ना हो कि उसको अच्छी तरीके से उसका नरिशमेंट कर सके। क्या पता उसकी फैमिली पुअर हो। इज दैट क्लियर? ओके, it is also possible that the baby has some genetic difference that make it more likely to suffer from a loose motion when exposed to a pathogen. Without the pathogen, the genetic difference or the poor nourishment along would not lead to loose motion. मतलब ये भी हो सकता है कि जो सम जेनेटिक डिफरेंस है, जैसे कि लूज मोशन में जेनेटिक डिफरेंस होते हैं बिना पैथोजन के, वो हो सकते हैं जो कि बेबी की पुअर नरिशमेंट होती है जिससे उन्हें लूज मोशन लग जाते हैं। But they do become contributory causes of the disease. Why was there is no clean drinking water for baby? Perhaps because the public services are poor where the baby's family lives. मतलब क्यों ये गंदा पानी क्यों पिलाया जाता है बेबीज़ को? इसलिए हो सकता है कि जहाँ पे उसकी फैमिली रहती है वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पब्लिक सर्विसेज बिल्कुल अच्छी नहीं है, वहाँ पे अच्छा पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है, तो इसलिए उस बेबी को सफ़र करना पड़ता है। So, poverty or lack of public services become third cause of the baby disease. There are three causes. पहला ये कि उसकी पब्लिक सर्विसेज अच्छी नहीं है जहाँ पे वो रहते हैं, और दूसरा ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि उसकी जो फैमिली जिसमें वो रहता है, इसमें वो फैमिली में रहता है, उसकी कंडीशन ही अच्छी नहीं है, वो पुअर है फैमिली और उसको वेल नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है। और तीसरी ये है कि उसको जो वो पानी पी रहा है ड्रिंकिंग वाटर वो बहुत अनक्लीन है, वो अच्छा नहीं है, तो इस वजह से उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे थ्री कॉजेज़ पढ़े। It will now be obvious that all disease will be have immediate causes and contributory causes. Also, most disease will have many causes rather than one single cause. Infectious and non-infectious cause. अब हम पढ़ने जा रहे हैं infectious and non-infectious cause. As we have seen, it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of disease. हम ये देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ को फैक्ट अपने माइंड में रखना चाहिए कि इन किस चीज़ के क्या क्या कॉज हो सकते हैं डिजीज़ होने के। वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द डिजीज बिलोंग टू द टू डिफरेंट टाइप्स। मतलब हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि जो हमारे डिस्टिंक्ट है वहाँ पे बहुत अच्छी सर्विसेज हैं या नहीं है। वन ग्रुप ऑफ कॉज इज़ द इन्फेक्शन एजेंट्स मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो पहला ग्रुप है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन एजेंट्स हैं। डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स एंड आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज़। मतलब आप यहाँ पे इन्फेक्शन डिजीज़ की डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। वन ग्रुप ऑफ कॉजेज, या फिर ये छोड़िए यहाँ से मैं कर दिए, डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स एंड अर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज़। डिजीज़ से लेकर इन्फेक्शियस डिजीज़ तक हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ की डेफिनेशन है। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज़ दे कॉज विल स्प्रेड विद दैम।
मतलब ये ऐसा होता है कि जो माइक्रोब्स हैं ये कम्युनिटी में फैल जाते हैं और डिजीज इनके साथ साथ हम में भी फैल जाती है. On the other hand, there are also diseases that are not caused by infectious agents. They cause vary, but they are not external causes like microbes that can spread in the community. Instead, that are mostly internal, non-infectious causes. For example, some cancers are caused by genetic abnormalities. High blood pressure can be caused by excessive weight and lack of exercise. You can think of many other disease where the immediate causes were not infectious. मतलब इस पूरे पैरा का मतलब ये है कि हम दूसरे हाथ पे ले लीजिए जो हमारी एक और तरीके की डिजीज़ होती हैं बट वो इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होती हैं, इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं होती हैं. वो हमारे एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से नहीं होती हैं, हमारे इंटरनल कॉजेज़ की वजह से होती है. जैसे कि हमारे एक एग्जांपल ले लीजिए, कैंसर है. कैंसर किस चीज़ की वजह से होता है? जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है हमें कैंसर. और हाई ब्लड प्रेशर की इस वजह से होता है एक्सेसिव वेट बहुत बढ़ा हुआ है और लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है. इज़ दैट क्लियर? तो ये जो हमारे एक्सटर्नल ना हो के इंटरनल कॉजेज़ की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो होती है हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं होती हैं. ओके, सो द वेज इन विच डिजीज़ सॉरी हाँ हाँ सही है. The ways in which disease is spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different or different disease. मतलब एक वे तो ये जिसमें हमारा डिजीज स्प्रेड हो रही है, एक वे ये है कि हम उन्हें प्रिवेंट कैसे करते हैं, उन्हें रोक कैसे सकते हैं, उनसे एस्केप कैसे कर सकते हैं. This would depend a lot on whether the immediate causes are infectious and non-infectious. ये किस वजह से होता है कि जो हमारे इमीडिएट कॉजेज़ है वो इन्फेक्शियस है या फिर नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शियस एजेंट्स. अभी तो हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ की क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी ना, और अब इनके बारे में और डिटेल से जानेंगे. इफ वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स. दिस क्लासिफिकेशन is based on the common characteristic between the different organisms. Organisms that can cause a disease are found in the worldwide range of such categories of क्लासिफिकेशन में. हमने देखा कि इस पूरे एंटायर डाइवर्सिटी में जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं. ये किस चीज़ पर, जो ये क्लासिफिकेशन है किस चीज़ पर बेस्ड है? कॉमन करेक्टरिस्टिक पर बेस्ड है, जो कि हमारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है. ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन द वाइड रेंज ऑफ द सर्च कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं वो इस क्लासिफिकेशन में बहुत वाइड रेंज में है, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे. Some of them are viruses, some are bacteria, some are fungi, some are celled animals as protozoa. मतलब सब उसमें से हो सकते हैं. वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी होता है एंड सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं लाइक प्रोटोजोआ. Is that clear? Some diseases are also caused by multicellular organisms such as worms of different kinds. मतलब हमें कुछ डिजीज़ किससे होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि वर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बहुत सारे तरीके के वर्म्स, उनसे भी हमें डिजीज़ हो जाती है. ओके, यहाँ पे तो ये डिजीज़ के नाम ही है बस. Common example of disease caused by viruses are the common cold, influenza, dengue fever and AIDS. मतलब यहाँ पे कॉमन डिजीज़, कुछ डिजीज़ के नाम दिए गए हैं जो वायरसेस से होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू फीवर होता है, एड्स होता है. ये सब वायरस की वजह से होता है. डिजीज़ लाइक टाइफाइड फीवर, क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स आर कॉज बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरियाज की वजह से भी होते हैं कुछ डिजीज़ जो मैंने अभी नाम बताया आपको. मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी. मतलब स्किन की प्रॉब्लम्स वाली डिजीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स की फंगीज की वजह से होती है. प्रोटोजोआ माइक्रोब्स कॉज मैनी फैमिलियर डिजीज सच एज मलेरिया, कालाजार. All of us have also come across intestinal worm infections as well as disease like elephantiasis caused by different species of worms. मतलब वॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, जैसे एलिफेंटाइसिस बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, मलेरिया है ना, कालाजार. ये सब डिजीज़ किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रोऑर्गेनिज्म से होते हैं, worms. Why is it important that we think of these categories of infectious agents? The answer is that
These categories are important factor in deciding what kind of treatment to use member of each one of these groups, virus, bacteria and so on. मतलब ये हमें क्यों ज़रूरत होता है कि हमें सोचें कि जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं इनकी कैटेगरीज होती है। इसका आंसर ये है कि जो ये कैटेगरीज होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड होती हैं। ये डिसाइड करती है व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़, मतलब हमें किस चीज़ के ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए। मेंबर ऑफ ईच ऑफ दीज ग्रुप्स कैसे कैसे होते हैं, वायरस होता है, बैक्टीरिया आता है और सब सो ऑन, हैव मैनी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन. All viruses, for example, live inside host cell, whereas bacteria very rarely do. मतलब जो वायरस होते हैं जैसे कि वो होस्ट सेल में रहते हैं। ये आपको पता ही होगा कि जो वायरस होता है वो होस्ट सेल से जब बाहर होता है तो वो इनएक्टिवेट होता है, बट जब वो होस्ट सेल में एंटर करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। जबकि ये बैक्टीरिया जो होता है ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बहुत रेयर केसेस में करते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगिया मल्टीप्लाई वेरी क्विकली वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन। वायरस, वॉर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी यार बहुत क्विकली मतलब बहुत ही तेज़ी से डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, बल्कि जब जो वो होते हैं वॉर्म्स वो बहुत स्लोली कंपैरिजन, इनके कंपैरिजन में बहुत स्लोली डिजीज़ से स्प्रेड करते हैं। Taxonomically, all bacteria are closely related to each other, then of added to viruses and vice versa. This means that many important life processes are similar in the bacteria group as a result. Drugs that block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. मतलब ये इसका मतलब है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इससे मिलते जुलते हैं बैक्टीरिया से, बट लेकिन वो वायरस के ग्रुप को शेयर नहीं करते, उसमें नहीं आते, वायरस के ग्रुप में नहीं आते। उसका रिजल्ट ये है मतलब जो ड्रग्स हैं वो इनमें से जो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको ख़त्म कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं उनके, और जो ये ग्रुप है इनकी इफ़ेक्टिव भी होती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होती है इनके अगेंस्ट। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट द माइक्रोब बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप। बट लेकिन जो वो सेम ड्रग है वो डिफरेंट ग्रुप के माइक्रोब्स के साथ मदद नहीं करेगा, उसके साथ वर्क नहीं करेगा वो उसके अगेंस्ट। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स, दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। मतलब जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ हम लेते हैं ताकि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल ही। Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin blocks the bacterial process that built the cell wall. मतलब जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी एग्जांपल दे दिया उन्होंने, जो कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इसका नाम है बैक्टीरिया का। ये क्या करता है, जो सेल वॉल बिल्ट होती है ना उसको क्या करता है, ये उसके जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देता है और फिर वो नहीं बन पाती है। As a result, the growing bacteria become unable to make cell walls and die easily. ऐसे का रिजल्ट ये होता है कि जो वो सेल वॉल को बनाने में नाकामयाब होते हैं और आसानी से मर भी जाते हैं। ह्यूमन सेल डजेंट मेक अ सेल वॉल एनी वे। ह्यूमन सेल कभी भी सेल वॉल नहीं बना सकता। सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच ऑफ एन इफेक्ट्स ऑन इट। मतलब इसलिए जो पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वो हमारे सेल पे कुछ इफेक्ट नहीं कर पाता। Penicillin will have this effect on any bacteria that use such processes for making cell walls. Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one. जो पेनिसिलिन होता है वो किस पे वर्क करता है, जो कि प्रोसेस होते हैं जैसे सेल वॉल बनाना, तो उस प्रोसेस में जो पेनिसिलिन होता है वो वर्क करता है, इफेक्ट करता है। ओके But viruses do not use these pathways at all, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infections. इसलिए जो वायरसेस होते हैं वो इन सब में मदद नहीं करते हैं। इससे क्या मतलब हमें पता चलता है, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट नहीं मदद करती, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट मदद करती हैं। इफ़ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स doesn't reduce the severity or the duration of the disease. However, we also get a bacterial infection along with the viral cold. Taking antibiotics will help. Even then, the antibiotic will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. मतलब एक सोचिए, अगर हमें कॉमन कोल्ड हो रहा है और उसमें हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं
तो वो हमें हमें राहत नहीं पहुंचाएगा, मतलब हमारा जो पेन हो रहा है, वो हमें कोल्ड हो रहा है, उसको रिड्यूस नहीं करेगा, उस पर वर्क बिल्कुल नहीं करेगा। अगर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो मदद कर सकता है, बट इफ़ देयर वायरल इन्फेक्शन इट विल नॉट वर्क। इसमें ये बोला हुआ है जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं करती, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वर्क करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। मैंने बहुत सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है आज की वीडियो में। यहाँ से यहाँ से क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ, यहाँ से मैंने आपको पूरा ये एक्सप्लेन करा है यहाँ तक। अब जो हमारा आगे का पार्ट है, जैसे मीन्स ऑफ स्प्रेड, ऑर्गेनिक स्पीशीज एंड टिश्यूज़, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, बस ये बच रहा है, ये हम आगे की पार्ट्स में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड माई explanation also, please do comment and do subscribe my channel, and please like my videos also. That's all for today video. I will meet you in the next video with next topic. Till then, bye bye, tata. Thank you for watching.